एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th म्यूज़िक थ्योरी का यूनिट 1.2 कवर करेंगे, जिसमें आता है ग्राम, मूर्छना, आलाप और तान। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राम से। ग्राम वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड एंड मीन्स विलेज. Matam Muni in his Granth Brihadeshi wrote that in a way where people reside, that place is known as village. In same way, where swars and shrutis reside, it is called as gram. तो ग्राम वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट होता है, जिसका मतलब होता है विलेज या गांव। ग्राम हम लोग बोलते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, हम गांव से हैं, ग्राम से हैं, है ना। तो वही है। फिर है मतंग मुनि जो है, उन मतंग मुनि जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था बृहदेशी, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि विलेज वो प्लेस होता है जहाँ लोग रहते हैं, है ना, जहाँ पे इंसान रहते हैं। तो वैसे ही ग्राम वो प्लेस होता है जहाँ स्वर और श्रुति रहते हैं। फिर है इन संगीत दर्पण पंडित दामोदर राइट्स, ग्राम स्वर समूह स्याद मूर्छना दे समश्राय. इसका मीनिंग होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर्स विच इज आश्रय ऑफ मूर्छनास. स्वरों का जो समूह है, स्वरों का जो कॉम्बिनेशन है, वो किसका आश्रय है? मूर्छना का आश्रय है। आगे हम लोग मूर्छना क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो ग्राम क्या है? स्वर समूह, स्वरों का समूह। स्याद मूर्छना दे, स्याद मूर्छना दे यानी कि मूर्छना का आश्रम, समश्राय, उसको आसमा लेता है अपने अंदर पूरा। इन संगीत परिजात पंडित आहुबाल सेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर्स इज कॉल्ड ग्राम. इससे पहले हम लोग देखें मतंग मुनि जी के द्वारा उनके ग्रंथ बृहदेशी में लिखा गया था, और अब देख रहे हैं कि संगीत पारिजात में पंडित आहुबाल जी ने लिखा है कि जो स्वरों का कॉम्बिनेशन है, जो उनका कॉम्पोजिशन है, उसी को ग्राम बोलते हैं। अब स्वर इज बॉर्न और क्रिएटेड फ्रॉम श्रुति. श्रुति आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। स्वर इज बॉर्न, स्वर जो है वो श्रुति से बनता है, जन्म उसका श्रुति से होता है। एंड ग्राम इज क्रिएटेड फ्रॉम स्वर, और ग्राम जो है वो स्वर से बनता है। मतलब कि स्वर जो है वो किससे बनता है? श्रुति से। और ग्राम जो है वो बनता है स्वर से। मतलब पहले आएगा ग्राम, फिर स्वर, फिर श्रुति, नीचे से ऊपर में, और ऊपर से नीचे में आएगा पहले श्रुति, फिर स्वर, फिर ग्राम। तो स्वर इज बॉर्न और क्रिएटेड फ्रॉम श्रुति एंड ग्राम इज क्रिएटेड फ्रॉम स्वर्स. Therefore, we can say that combination of 7 swars placed between shrutis is called gram. इसी कारण, इस डेफिनेशन के कारण हम ये बोल सकते हैं कि स्वरों का समूह, स्वरों के कॉम्बिनेशन को जब श्रुति में बैठाया जाए, क्योंकि बनते तो वो श्रुति से ही हैं, तो जब श्रुति में बैठाया जाए तब उसको क्या बोलते हैं? ग्राम. अब ग्राम इज ऑफ 3 टाइप्स, जो कि है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम. बहुत ईजी है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहला ग्राम का टाइप देखेंगे हम लोग, षडज ग्राम. इन एशियन टाइम्स एवरी स्वर वॉज प्लेस्ड इन इट्स लास्ट श्रुति एंड 7 स्वर रिटन बिलो आर अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक. चतुष चतुष टाटुष चैव षडज मध्यम पंचमा द्वाई द्वाई निषाद गंधारो त्रिष्टि ऋषभ धैवतो. मैं तो अपने टाइम इसको याद नहीं की थी, क्योंकि मुझे बस यहीं तक का याद था, उसके आगे याद ही नहीं हो रहा था, पर आप लोग अपने हिसाब से याद कर लेना. इसका मतलब यही होता है कि पुराने टाइम पे हर एक स्वर जो है वो उसके लास्ट श्रुति में प्लेस किया जाता था. 7 स्वर जो है वो इस श्लोक के अकॉर्डिंग जो है नीचे लिखे हैं. तो देखो, अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो आप इस श्लोक को भी लिख सकते हो. इसको, ये टेबल बनाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको बनाना है, मैं भी अपने टाइम पर बनाई थी. इट इज़ कॉल्ड एज षडज ग्राम. Now these 7 swars are placed at distance of 432 4432 in between श्रुतिस. ये ग्राम, ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 432 4432 को आप एक फ़ोन नंबर समझो और याद कर लो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप बस याद कर लो 432. क्यों 432 बस याद हो गया? अब 432 एक बार यहाँ लिखो, 432 एक बार यहाँ लिखो, और बीच में क्या घुसाना है? बस 4. ठीक है, ऐसे याद कर लेना, मैं भी ऐसे याद की थी. 432 432, फिर बीच में क्या डालना है? 4. ये किसका है? षडज ग्राम का रेशियो, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका, ये टेबल को याद करने का तरीका ये है, देखो आप लोग गैप देख रहे हो, 1 2 3 का गैप है पहले,
फिर बस 2 का गैप है 5 6 में, फिर बस 1 का गैप है, तो स्वर ऐसे ही प्लेस्ड है कि नहीं। 1 2 3 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर बस 1 का गैप है। अब आपको बस क्या याद रखना है, 4 और 13, 4 और 13 बस याद रखो, सा म। ठीक है, तो अब आप कैसे लिख लोगे, 4 में लिख लिया आप सा, 13 में लिख लिए आप म। अब यहाँ पे 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 मतलब 5 6, फिर 7 में क्या आएगा, 7 में आएगा रे, फिर 2 गैप यहाँ हो गया, 3 हुआ, 2 गैप यहाँ हो गया, अब बस 1 गैप, उसके बाद आ जाएगा 9, तो 9 में क्या आएगा ग, फिर 13 में सीधा म आ गया। अब फिर से 1 2 3 गैप, फिर आएगा 17, फिर क्या आएगा प, फिर बस 2 गैप, फिर आएगा ध, फिर बस 1 गैप, लास्ट श्रुति में आ गया आपका नी। तो सा रे ग म प ध नी, सातों का सातों स्वर आपका बन जाएगा। मैं अपने टाइम पे ऐसे ही टेबल याद करी थी, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये टेबल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल बना के ही आना, इससे क्या अच्छा इंप्रेशन होता है और आपको सीधा सीधा मार्क्स मिल ही देंगे। आप ये फिर भी नहीं लिखोगे तो फिर भी चल जाएगा। मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम when one shruti of pancham swar is reduced from the swar of shadaj gram, it is called as madhyam gram. In shadaj gram, pancham is placed on 17th. Shruti likewise in madhyam gram, pancham is placed on 16th shruti. So the swar in madhyam gram are placed at a distance of 432 4342 in between shrutis. देखो मध्यम ग्राम बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्यों, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें बस यही बताना है जो पहले हुआ। आप लोगों ने वो टेबल, मैंने बोला था टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेबल आप लोग बना दिए। अब देखो व्हेन वन श्रुति ऑफ पंचम, पर स्वर का जो है श्रुति वो एक बार बस रेड्यूस होता है, बस एक कम होता है। षडज ग्राम में जो पंचम स्वर कहाँ पे प्लेस होता है, 17th में। अब 17 से वो बस एक कम होता है, तो कहाँ पे प्लेस होगा वो, अब वो 16th में होगा। तो जब पंचम स्वर षडज ग्राम से एक बार रेड्यूस होता है और तब वो क्या कहलाता है, मध्यम ग्राम कहलाता है, क्योंकि षडज ग्राम में पंचम 17th श्रुति में प्लेस होता है और मध्यम ग्राम में पंचम 16th श्रुति में प्लेस होता है। तो द स्वर इन मध्यम ग्राम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 432 4342। इससे पहले क्या था, षडज ग्राम में क्या था, 432 बीच में 4। ठीक, देखो षडज ग्राम आपका षडज ग्राम का हो गया, देखो 432 432 4। अब मध्यम ग्राम में अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं बस उसी के लिए बता रही हूँ, 432 सेम टू सेम 432। अब ये दोनों जो है वो बस ऐसे और ऐसे हो जाएगा, मैच दी फॉलोइंग टाइप, ये हो जाएगा ऐसे 43, फिर ये हो जाएगा ऐसे 42। अब ये हो गया आपका मध्यम ग्राम, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ऐसी टेक्निक बना के याद कर लिया करो। अब इसके बाद आता है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ याद करने का नहीं है, इसमें बस आपको नेगेटिव ही लिखना है कि गंधार ग्राम, दिस टाइप ऑफ ग्राम वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ गंधर्व। इट इज़ बिलीव डैट आफ्टर देयर एंड दिस टाइप ऑफ ग्राम ऑल्सो एंडेड। इसमें बस यही लिखा गया है कि ये जो गंधार ग्राम था ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता था, पीपल ऑफ गंधर्व, गंधर्व के लोगों के द्वारा इसको यूज़ किया जाता था। और ऐसा माना गया है कि जैसे गंधर्व के लोग जो है वो कम हो गए, जब उनका अंतिम समय आ गया, उन लोग ख़त्म होने पे आ गए उनकी वो लोग, तो उनका ये जो टाइप ऑफ ग्राम जो है वो भी ख़त्म हो गया उनके साथ साथ। जब वो लोग चले गए इस दुनिया से तो ये जो गंधार ग्राम है वो भी इस दुनिया से चले गया, लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो भरत मुनि जी जो हैं वो अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में, जहाँ उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, किंतु उन्होंने गंधार ग्राम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मतलब इतना बड़ा नाट्य शास्त्र में ऑलमोस्ट सब चीज़ लिखा है, लेकिन गंधार ग्राम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मतलब समझ जाओ कि गंधार ग्राम उसी टाइम चलेगा गंधर्व के लोगों के साथ। बट मतंग मुनि जी जो है उन्होंने कुछ कुछ लिखा है अपने ग्रंथ में, जिसका नाम था बृहदेशी, बृहदेशी मतंग मुनि जी के ग्रंथ का नाम। बट जो जो उन्होंने कुछ कुछ लिखा भी है तो वो क्लियर नहीं है। तो दिस ग्राम एंडेड इन एशियन टाइम्स ओनली, एशियन टाइम्स में ही ये ग्राम जो है वो चालू हुआ और उसी टाइम पे वो ख़त्म भी हो गया। ठीक है। Murchana word has its roots in the word murch, which means shining or emerging. मूर्छना वर्ड का जो जड़ है वो किससे आता है, मूर्च वर्ड से, और मूर्च वर्ड का मतलब क्या होता है, शाइनिंग और एमर्जिंग, मतलब चमकता हुआ या
स्टार्ट होता हुआ, इमर्जिंग मतलब कुछ चीज़ स्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है। देयरफॉर मूर्छना मीन्स अ शाइनिंग और एमर्जिंग थिंग। जो इसका मतलब अभी बताए, शाइनिंग और एमर्जिंग, बस सेम लाइन वापस रिपीट है। देयरफॉर मूर्छना मीन्स अ शाइनिंग और एमर्जिंग थिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू पंडित ओमकर नाथ ठाकुर, एनी शाइनी और एमर्जिंग थिंग इज मूर्छना। तो ओमकार नाथ ठाकुर जी के अनुसार उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी शाइनी या अमेजिंग कोई चीज़ अगर होती है तो वो मूर्छना होती है। एंड अकॉर्डिंग टू भरत मुनि जी का ग्रंथ क्या था, मैं थोड़ी देर पहले बताई थी, हम लोग पढ़े थे, जिनको पता है वो लोग कमेंट में लिख देंगे। भरत मुनि जी का ग्रंथ जो था उसमें उन्होंने बताया, और पंडित शरंग देव जी ने बताया कि द एक्ट ऑफ डूइंग आरो अवरोह ऑफ ऑल सेवन स्वर्स इन अ सीरियल वाइज ऑर्डर इज नोन एज मूर्छना। उन्होंने ये बोला कि आरो अवरोह आप लोग जानते हैं अलंकार में गाया जाता है। जब आरो अवरोह को सारे सातों स्वर, सेवन स्वर को सीरियल वाइज ऑर्डर में गाया जाए तब उसको बोलते हैं मूर्छना। अब आगे हम लोग और थोड़ा देखेंगे मूर्छना के बारे में कि लक्षण ऑफ मूर्छना क्या होते हैं, कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो मूर्छना है। सबसे पहला लक्षण है कि मूर्छना इज बेस्ड ऑन ग्राम। मूर्छना जो है वो ग्राम के ऊपर बेस्ड होता है, और ग्राम किसके ऊपर बेस्ड होता है, स्वर। और स्वर किसके ऊपर बेस्ड होता है, श्रुति। ठीक है, तो सबसे पहले लक्षण यही है कि मूर्छना जो है वो ग्राम के ऊपर बेस्ड होता है। फिर दूसरा ये है कि मूर्छना स्वर्स आर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, मतलब कि मिडिल ऑक्टेव से हायर ऑक्टेव तक, या फिर लोअर ऑक्टेव से मिडिल ऑक्टेव तक। फिर थर्ड है मूर्छना इज कंप्लीट इन सेंस। मूर्छना जो है वो समझ में पूरी तरह से वो कंप्लीट है, उसका पूरा सेंस बनता है, इसको आपको बस रट्टा मारना है। फोर्थ है कि मूर्छना स्टार्ट्स फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट स्वर ऑफ ग्राम। ग्राम के इम्पॉर्टेंट स्वर से मूर्छना जो है उसका आरंभ होता है, उसका स्टार्ट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अलंकार जैसा ही है, ये तो आरोह अवरोह जैसा ही है। तो देखो, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मूर्छना एंड आरोह अवरोह। So there is a lot of difference between Murchana and Aro Avro. The Shruti difference is changed in every Murchana, but in Aro Avro the Shruti difference remains the same. देखो, आरो अवरो और मूर्छना के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। श्रुति जो है वो मूर्छना में हर एक बार जो चेंज होती है, श्रुति का जो डिफरेंस है वो मूर्छना में हर बार चेंज होता है, बट आरो अवरो में कभी भी श्रुति का डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता और हमेशा सेम ही रहता है। According to ancient scholars, Murchana emerges from Gram, Gram emerges from Swar and Swar emerges from Shruti. अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि मूर्छना जो है वो ग्राम से एमर्ज होता है, उससे स्टार्ट होता है। ग्राम जो है वो स्वर से एमर्ज होता है, और स्वर जो है वो श्रुति से एमर्ज होता है। तो फ्रॉम एवरी ग्राम सेवन सेवन मूर्छना आर एमर्ज। हर एक ग्राम से साथ साथ मूर्छना जो है वो मिलती है। अब नेक्स्ट है कि देयर आर 3 ग्राम्स मूर्छना फ्रॉम षडज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, उत्तरा मंदरा रजनी उत्तरिया शुड शडिजा मत्रिस्किता अश्वक्रंता मत्स्रीकृता अश्वक्रंता अभिरुदिक्ता। फिर सेकंड है मूर्छना फ्रॉम मध्यम ग्राम, सौवेरी हरिणाश्व कालोपनता शुद्ध मध्यम मार्गी पौरवी हरिष्का। सब लड़कियों के नाम के जैसे हैं, तो आप लोग को जो एक दो तीन जो भी अच्छा लगता है, एक दो तीन तो कम से कम याद कर लेना, वो आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें समझने का कुछ नहीं है। फिर थर्ड है मूर्छनास फ्रॉम गंधार ग्राम। फिर गंधार ग्राम जैसे आता है, मतलब कि नेगेटिविटी लिखना है आपको, कि गंधार ग्राम जो है वो अपने गंधर्व के लोगों के द्वारा ही था और उसी टाइम वो खत्म हो गया था, तो हमको इसके ग्राम के बारे में भी नहीं पता है, इसलिए भरत मुनि ने भी अपने ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा है, और माता मुनि जी ने थोड़ा सा कुछ लिखा था, लेकिन वो भी जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखो कि पंडित शरण देव जी जो है उन्होंने 4 टाइप्स बताया है मूर्छना का। वो है शुद्ध, फिर है अंतर संहिता, फिर है काकली संहिता, फिर है अंतर काकली। तो सबसे पहले आता है शुद्ध, फिर अंतर संहिता, फिर काकली संहिता, फिर अंतर काकली। अब संहिता, इन द मॉडर्न वर्ल्ड मूर्छना इज नॉट यूज्ड एट ऑल, बट इन सदर्न इंडियन म्यूजिक इट इज स्टिल यूज्ड। सदर्न इंडियन म्यूजिक क्या होता है आप लोग को पता है ना, वो होता है कर्नाटिक म्यूजिक। तो वहाँ पे जो है वो मूर्छना यूज़ किया जाता है,
लेकिन जो हिंदुस्तानी संगीत है, नॉर्दर्न म्यूज़िक, वहाँ पे जो है वो मूर्छना अब नहीं है उतना ज़्यादा प्रचलित। अभी के मॉडर्न टाइम पे मूर्छना इज़ नॉट यूज्ड, लेकिन साउथ इंडियन म्यूज़िक में वो यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है आलाप। आलाप भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, देखो। द स्टार्टिंग ऑफ एनी राग इज़ नॉट डन डायरेक्टली बट डन बाय सिंगिंग और प्लेइंग आलाप फर्स्ट। आप लोग जो हो वो आरोह गाते हो, फिर अवरोह गाते हो, उसके बाद फिर अपना राग स्टार्ट करते हो। लेकिन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, आप लोग कभी अगर वीडियो वगैरह देखे होगे बड़े बड़े आर्टिस्ट का, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आलाप गाते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूंगी जिससे आप लोग को समझ आ जाएगा कि सबसे पहले वो लोग आलाप गाते हैं। आलाप क्या होता है? आलाप जो होता है वो कभी भी जल्दी नहीं होता, ठीक है। आलाप हमेशा स्लो होता है। अगर वो जल्दी हो गया तो वो तो तान बन जाएगा। तो आलाप जो होता है वो स्लो होता है और तान जो होता है वो फास्ट होता है। इतना बस याद रख लेना, ठीक है। आलाप जो कैसे बनता है, जो राग होते हैं उसके जितने भी मेन स्वर होते हैं ना, जितने भी मेन स्वर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वादी, समवादी, तो ये सब जो स्वर होते हैं ना, उन स्वरों को लेके और अलग स्वरों को लेके एक आलाप बनाया जाता है। ठीक है, आलाप बनाया जाता है जो कि एक्सपेंडेड वर्जन होता है, और उसको एक्सपेंड किया जाता है और उसको एलोबरेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं और हमेशा वो विलंबित लय यानी कि स्लो लय में होता है। अब आगे ये है कि देन विच इज़ डेकोरेटेड बाय वन, वो वन से डेकोरेट किया जाता है, गमक से डेकोरेट किया जाता है, मींट से डेकोरेट किया जाता है, खटका से, मुर्गी से। मैंने आपको पिछले वाले यूनिट 1.1 में बताया था कि ये सब जो है वो ब्यूटी की, म्यूज़िक की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है। तो आलाप में ये सब भी यूज़ होता है, तो उससे क्या है, आलाप की ब्यूटी और एनहेंस होती है। फिर आगे लिखा है कि अ सिंगर और म्यूजिशियन बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ राग थ्रू अलाप एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग। किसी का कैरेक्टर के बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है? हम लोग उसको जब सामने से देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको जज कर लेते हैं कि ओह ये तो ऐसा होगा। तो वैसे ही जब कोई अलाप गाता है ना, एक सिंगर, एक आर्टिस्ट, तो उसके अलाप से ही हम लोग उसके राग को समझ जाते हैं। तो अ सिंगर और म्यूजिशियन बिल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ राग थ्रू अलाप, वो राग का कैरेक्टर जो है वो आलाप के द्वारा बनाता है और अपनी फीलिंग्स को उस पे एक्सप्रेस करता है, उसको पूरे अपने दिल से गाता है। आलाप इज प्रीडोमिनेंटली इमोशनल और फुल ऑफ फील इन नेचर। और आप कोई सा भी आलाप सुनोगे तो आलाप जो होता है वो बहुत डोमिनेंट होता है, उसको सुनते हो तो वो बहुत खुली आवाज़ में होता है और वो बहुत इमोशनल भी होता है, उसमें बहुत इमोशंस भरे होते हैं, पूरे फीलिंग्स भरे होते हैं, एंड इट इज़ फुल ऑफ नेचर। अब है कि इन सिंगिंग देयर आर टू काइंड्स ऑफ आलाप। सिंगिंग में दो टाइप ऑफ आलाप होते हैं। वन इज विच इज़ डन बाय यूजिंग आकार। आकार मतलब ये होता है कि हम लोग सारे गा मा पा धा नि सा बोल के आलाप नहीं ले रहे हैं, हम लोग बस आ बोल के आलाप ले रहे हैं। उसका भी वीडियो मैं अटैच कर दूंगी। एंड द सेकेंड वन इज डन यूजिंग बाय द नोम तोम वर्ड्स, जिसमें आर्टिस्ट जो है वो है नोम तोम वर्ड्स यूज करके आलाप गाते हैं। आलाप्स आर फ्रिक्वेंटली एंड मेनली डन एट टू प्लेसेस। One is done before the start गीत और गत and which is done without लय और beat, and the second one is performed in between the गत which is done with लय और beat। देखो आलाप जो है वो मोस्टली दो टाइम पे गाए जाते हैं। सबसे पहले गाए जाते हैं स्टार्ट में ही, जिससे होता है कैरेक्टर बिल्ड। एक इंसान समझ जाता है, एक आर्टिस्ट समझ जाता है कि ये कौन सा राग गाने वाला है, आलाप सुन के ही समझ जाता है। तो जो स्टार्टिंग में जो आलाप गाते हैं वो कभी भी बीट में नहीं गाया जाता है, मतलब वो सिर्फ सिंगर ही गाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट उसमें नहीं बजेगा। हल्का हल्का बस कुछ एकदम हल्का सा साउंड बज सकता है बस, लेकिन कुछ रिदम नहीं बजता है, ठीक है। बीट नहीं बजता है, बीट पूरा तबला, ढोलक, ऑक्टोपैड सब चीज़ जो है वो कैंसल, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकंड जो है वो हम लोग जो गाते हैं, हम लोग गाना स्टार्ट कर देते हैं राग, उसके बीच में जब हम लोग गाते हैं बिटवीन दी गत, मतलब बीट के बीच में जब हम गाते हैं लय के बीच में, तब होता है वो सेकंड टाइम वाला। दी नोम तो आलाप इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, स्थाई, संचारी, आभोग, और एक और है वो है अंतरा। स्थाई और अंतरा जो है वो हम लोग गाते हैं राग में, और बाकी दो जो है वो है संचारी और आभोग। आलाप जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, नोम तोम आलाप। फिर है बाय डूइंग आलाप अंतरा द होल नेचर एक्सप्रेशन फील ऑफ द राग इज डेवलप्ड विच इज एंजॉयड बाय एवरीवन। आफ्टर दिस द गीत और द गत स्टार्ट साइमल्टेनियसली विद द तबला। आलाप लेने के बाद जो है वो अपना राग को गाना स्टार्ट करते हैं तबला के साथ में। आलाप इज ऑल्सो डन इन बिटवीन द गत और द गीत, मतलब आलाप जो है वो बीट जब बजता है तब भी गाया जा सकता है। मैंने बताया कि वहाँ पे दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के आलाप होते हैं, एक होता है बिना बीट वाला, नॉन बीट वाला होता है, और एक होता है ऑन बीट। अब आगे है कि द म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स फर्स्टली डू आलाप एंड देन जोड़ आलाप। बस याद करने का है कि जो म्यूजिशियंस जो होते हैं वो सबसे पहले नॉर्मल आलाप लेते हैं, उसके बाद जो जोड़ आलाप लेते हैं।
द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सबसे पहले वो लोग नॉर्मल आलाप लेते हैं, फिर जोड़ आलाप लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, जोड़ झाला आलाप। एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स दी गत, उसके बाद क्या होता है, गत स्टार्ट होता है, मतलब बीट स्टार्ट होता है। दी सिंगर्स डू आकार और नोम तोम आलाप। आकार मतलब बिना स्वर के सिर्फ आ बोल के आलाप लेना को आकार बोलते हैं। तो सिंगर सबसे पहले या तो आकार लेते हैं या तो नोम तोम आलाप लेते हैं सिंगिंग पूरा स्टार्ट करने से पहले। देन दी गीत, देन इन बिटवीन दी गीत दे डू बोल आलाप। तो वो लोग उस पहले सबसे पहले आकार गाते हैं या तो नोम तोम आलाप गाते हैं अपना मेन राग गाने से पहले। उसके बाद वो अपना गीत गाना चालू करते हैं और अपने गीत के बीच में फिर वो लोग बोल आलाप यूज़ करते हैं, मतलब वर्ड्स ऑफ गीत, जो उनके गीत है उसी को वो लोग आलाप में ट्रांसफॉर्म करके गाते हैं। द एसेंस ऑफ राग इज मेंटेन्ड थ्रू आउट बाई डूइंग अलाप्स इन बिटवीन गीत एंड गत। तो अलाप का जो एसेंस है वो चलता ही रहता है और पूरा माहौल जो है वो बनता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली बीच बीच में अलाप गाया जाता रहता है। Tan means to elaborate. By using this, Geet is elaborated and hence miracle is created. Singing or playing the swars of any rag in the dhruta or फासले in आकार is called as तान। तान को मैंने पहले बोल दिया था, तान जो है वो तो हमेशा फासले में गाया जाता है, ठीक है। ये भी जितने भी मेन स्वर होते हैं किसी राग के, उनको लेके ये एलोब्रेट किया जाता है और उसी को और एनहेंस करके बनाया जाता है। और इससे क्या होता है, मिरेकल क्रिएट होता है। बहुत तेज़ रहता है ये बजाने में, गाने में, और स्वर जो है तो तुरंत तुरंत चेंज होते रहते हैं और हमेशा फास्ट लय में गाया जाता है, आकार में भी गाया जाता है। तो इसको सुनने में जो है बहुत अच्छा लगता है, मेस्मराइजिंग लगता है। देयर इज ओनली डिफरेंस रिलेटेड टू लय इन ताल एंड अलाप। मैंने बताया कि तान और अलाप में बस एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि अलाप जो है वो स्लो गाया जाता है। इफ़ अलाप अलाप जो है वो स्लो गाया जाता है और तान हमेशा फास्ट गाया जाता है। इफ़ अलाप परफॉर्म्ड इन ध्रुत और फास्ट लय देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज तान। अगर अलाप को ही अगर जल्दी गाओगे, अगर फास्ट गाओगे तो उसको क्या बोला जाएगा, तान बोला जाएगा। अलाप लय इज स्लो, धीमी एंड इट इज़ फीलिंग एक्सप्रेशन, फुल ऑफ फीलिंग और एक्सप्रेशन डोमिनेंट है वो। वेयर तान्स लय इज फास्ट एंड इट इज़ ऑल्सो मिरेकल एंड आर्ट डोमिनेंट। इसमें जो है वो आर्ट डोमिनेंट है, ज़्यादा उनका एक आर्टिस्टिक स्टाइल दिखता है, उनका टैलेंट दिखता है, वो कितना प्रैक्टिस में है वो दिखता है। When तान is performed by using words of गीत, it is called as बोल तान। जब कोई राग के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, उसके शब्दों को यूज़ किया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, बोल तान। While singing तान्स वादी, संवादी एंड वर्जित स्वर आर kept in mind। जब तान को गाते हैं तब हमको ये ध्यान रखना है कि वादी और संवादी, वादी मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्वर और संवादी मतलब उसके बाद वाला, और वर्जित स्वर मतलब जो स्वर उस राग में यूज़ नहीं होना है। तो हम लोग जब तान गाते हैं तो हमको वादी, संवादी और वर्जित स्वर ध्यान में रख के ही हमेशा गाना है। अगर कोई वर्जित स्वर को गा दे मतलब वो तान गलत हो जाएगा उस राग का, ठीक है। एंड आर गिवन ड्यू कंसिडरेशन, इसको ध्यान दिया जाता है। देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ लय इन तान, दैट इज वाई इन छोटा ख्याल इधर दी तान्स आर ऑफ इक्वल लय और बीट और डबल लय। लय का तान में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लय हमेशा फास्ट लय में ही तान को गाया जाता है। इसीलिए छोटा ख्याल में या तो तान जो है वो इक्वल लय और बीट का होता है या तो वो डबल लय और बीट का होता है, या तो वो इक्वल रिदम का होता है या तो और फास्ट में होता है। इन द सेम वे इन विलंबित ख्याल और गत द तान्स आर टेकन इन 1/8 और 1/4 ऑफ लय और बीट। इसी तरह विलंबित ख्याल या गत में जो तान जो होता है वो 1/8 के रिदम में होता है, 1/8 या तो 1/4 के लय और बीट में लिया जाता है। When तान्स आर प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट इट इज कॉल्ड एज तोड़े। जैसे तबला में बजता है, ढोलक में बजता है, तो जब उसमें तान बजाते हैं तो उसको बोलते हैं तोड़े। देयर फॉर सिंगर सिंग तान, इसलिए सिंगर जो है वो तान गाते हैं और म्यूजिशियंस जो है वो तोड़े बजाते हैं। नाउ हियरिंग तान्स गिव्स इमेंस जॉय टू लिसनर्स हार्ट। तान को सुनने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो मैजिक क्रिएट करता है, मन को शांति मिलती है और मज़ा भी आता है। टाइप्स ऑफ तान, बहुत इजी है ये, ठीक है। सबसे पहले है शुद्ध तान। दिस तान इज ऑल्सो नोन एज पात तान। द तान्स विच आर संग अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ आरो अवरो आर कॉल्ड शुद्ध तान। जो भी आरो अवरो होता है एक राग का, अगर जैसा आरो अवरो है सेम टू सेम अगर गाया जा रहा है तान में भी, तो वो हो जाता है शुद्ध तान। फिर आता है कूट तान। द तान विच इज़ नॉट सिस्टमेटिकल इंस्टेड ऑफ टॉर्चियस मैनर इट इज़ कॉल्ड एज कूट तान। टॉर्चियस कूट कूट से समझ गए होंगे, कूट कूट के किसी को मार डालना मतलब टॉर्चर करना। तान विच इज़ नॉट सिस्टमेटिकल इंस्टेड, जो तान सिस्टमेटिकल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इधर उधर है और वो टॉर्चियस मैनर का है, तो उसको बोलते हैं कूट तान।
फिर आता है मिश्र तान, बहुत ईजी है। मिश्र तान का मतलब होता है जो तान में शुद्ध और कूट तान का मिक्सचर है। जहाँ पे शुद्ध तान भी यूज़ होता है और कूट तान भी यूज़ होता है, उसको बोलते हैं मिश्र तान। आप लोग बस कुछ कुछ तान ही याद करोगे तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट है अलंकारिक तान। व्हेन अ तान इज अकॉर्डिंग टू एन अलंकार इट इज कॉल्ड एज अलंकारिक तान। अलंकार इतने सारे हैं, सा सा रे गा गा म म प प ध ध नि नी सा सा, बहुत सारे। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सा तान बैठता है तो उसको बोलते हैं अलंकारिक तान। फिर है छूट की तान। व्हेन अ तान इज संग इन अ फास्ट और स्पीड लाइक फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप मैनर इट इज कॉल्ड एज छूट की तान। जब तान को बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिदम में, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिदम में ऊपर से नीचे गाया जाता है या नीचे से ऊपर मैनर में गाया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? छूट की तान। मतलब वो फ्री है, वो फ्री है, वो ऊपर से नीचे भी गाया जा सकता है या नीचे से ऊपर भी। फिर नेक्स्ट है दानेदार तान। द तान इन विच कर्ण इज यूज इट इज कॉल्ड एज दानेदार तान। जिस तान में कर्ण का यूज होता है उसे बोलते हैं दानेदार तान। फिर आता है गमक तान। द तान इन विच गमक इज यूज इट इज कॉल्ड एज गमक तान। बहुत ईजी है। फिर है लड़न की तान। The तान which changes its लय, sometimes दुगुन, sometimes तेगुन, sometimes चौगुन और इक्वल सेम लय इज कॉल्ड लड़न की तान। जो तान लड़ता रहता है स्पीड से, कभी दुगुन होता है, कभी तिगुन होता है, कभी चौगुन होता है, तो इस तान को बोलते हैं लड़न की तान। बोलतान। द तान इन विच वर्ड्स आर संग बाय वर्ड्स ऑफ बंदिश इट इज कॉल्ड एज बोलतान। मान लो कोई से भी हम लोग राग गा रहे हैं, उसका जो बंदिश के जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को यूज करके अगर तान बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं बोलतान। फिर है बराबर की तान। द तान विच इज संग इन इक्वल और सेम लय। जब सेम लय और बीट पे गाया जाता है कोई सा तान तो उसको बोलते हैं बराबर की तान। और अगर अलग अलग तान में, छोड़ो। फिर आता है फिरत की तान। द तान इन विच वर्ड्स आर संग इन ट्विस्टेड मैनर। फिरत से समझ जा रहे होगे कि उसका फिरत कैसा है। फिरत उसका बदलता रहता है, मतलब ट्विस्टेड मैनर, कभी ये कभी वो, हमेशा ट्विस्ट लेता रहता है, तो उसको बोलते हैं फिरत की तान। फिर है जबड़े की तान। द तान विच इज संग बाय यूजिंग द जॉ। जब जबड़े को यूज करके कोई सा तान गाया जाता है जब तब उसको बोलते हैं जबड़े की तान। फिर आता है वक्र तान। द तान इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन वक्र मैनर देन इट इज कॉल्ड एज वक्र तान। जो तान वक्र यूज़ करके बनाया जाता है उसको बोलते हैं वक्रतान। So yes, your unit 2 is completed. Thanks for watching the video. Join the Tally channel for any doubts and discussions. मैं वहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ। कमेंट्स में it can happen कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, इसलिए Tally चैनल को ज्वाइन कर लेना। So that's it for the video guys. वीडियो को बस स्पीड में देख लेना और अपने खाली टाइम पे देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।